नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और हम बात करेंगे बुधवार को लिए गए केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसलों की। ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है, जनहितकारी है और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले ये फैसले उनको बड़ी राहत देने वाले हैं। ये फैसले स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े हुए हैं। इसमें एक ऐसा निर्णय भी है जिसके जरिए मोदी सरकार ने बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत यानी पीएम जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोग इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पीएम ग्राम सड़क योजना के दायरे का विस्तार उन बस्तियों तक करने को मंजूरी दी है जो आबादी बढ़ने समेत कई वजहों से अब तक अछूती थी। इसी तरह से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने मौसम की बेहतर निगरानी के लिए मिशन मौसम को भी मंजूरी दी है। तो अपने इस कार्यक्रम में कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करेंगे और अपने विशेष मेहमानों के साथ इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले बात उस फैसले की जिसके जरिए मोदी सरकार ने बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, जिसका हमने आरंभ में जिक्र किया। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा कर दी है, जो बीजेपी के संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु भी था। नए फैसले के तहत अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इसमें आमदनी से कोई सरोकार नहीं होगा, यानी कि किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति इसमें पात्र होगा। इसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इसके साथ ही नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा ऐसे लोगों को। पहले से पात्र सभी लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी मिलेगा। तो परिवार में 70 वर्ष से ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉपअप कवर के पात्र होंगे। सीजीएचएस, ईसीएचएस, सीएपीएफ के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा, यानी कि इन दोनों में से किसके साथ वो जाना चाहेंगे, या आयुष्मान भारत के साथ में, या सीजीएचएस, या दूसरी जो योजनाएं हैं। इसके साथ ही साथ जो निजी बीमा धारक हैं और जो ईएसआईसी के सदस्य हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विस्तार इस आयुष्मान योजना को मिला है 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को इसके दायरे में लाने से। और सबसे खास बात है कि इसमें सभी इनकम ग्रुप के लोग शामिल होंगे और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के फैसले का गुजरात के बुजुर्गों ने स्वागत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी साहब के वडपन में जो एक नई स्कीम बनाई है आयुष्मान भारत, जो हमारे देश के बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोगों की आय कम है और उनको पैसे की तकलीफ है, वो लोग सरकारी या तो प्राइवेट अस्पताल में जाके ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये स्कीम चालू कराने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब वड़ा प्रधान और भाजपा सरकार के लिए सरकार को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना, आरोग्य जन योजना सरकार ने जो घोषित की है, वो 70 साल से ऊपर वाले के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और इसलिए हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे हमें बिना पैसे सारवार मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना PMJY योजना जो लॉन्च की है, 70 साल से ऊपर के लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो लोग गरीब है वो अपने कम आय के हिसाब से जो अपने सारवार नहीं करा सकते, वो लोग आराम से अपने सारवार करा के अपने बुढ़ापे में उसका लाभ ले सकेगा।
इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के फैसले का जींद जिले के बुजुर्गों ने भी स्वागत किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, देश भर में दरअसल इसका स्वागत हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं बुजुर्ग, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आयुष्मान योजना जो शुरू करी गई है 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, एक बहुत अच्छी योजना है। जो बुजुर्ग दूसरे के मुंह की तरफ देखते थे, उन बुजुर्गों को किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज करा सकेंगे। एक बहुत अच्छी योजना ये लागू करी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। ये जो 70 साल से ऊपर जो बुजुर्गों का जो है ना स्कीम आयुष्मान कार्ड की, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें गरीबी अमीरी का कोई नहीं है, इसमें तो सिर्फ उम्र का सिस्टम है। वे जो 70 साल से ऊपर होगा उसका जो आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसका फ्री इलाज होगा। ये सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम लाई, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बुजुर्ग आदमियों की जो है संभाल नहीं हुआ करती। परिवार वाले जैसे उसको लापरवाही से जो है ना ऐसे इधर उधर जो है ना थोड़े बहुत लोकल डॉक्टरों से दिखा कर उनका इलाज करवाते थे, जिससे जो है सही इलाज नहीं होने पाया करता। अब गवर्नमेंट ने ये जो सहूलियत दी है बहुत बढ़िया है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने देश के हर 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक को वार्षिक 5 लाख के मुफ्त इलाज की सौगात दी है। और केंद्र सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लोगों ने भी जमकर स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार की ये योजना उन सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो परिवार के द्वारा उपेक्षित कर दिए जाते थे। केंद्र सरकार जी का बहुत जो सरकार ने जो नीतियां अपनी जो नई नई नीतियां लेके आए हैं, वो पुरानी सरकारों में नीतियां नहीं थी। जो 70 साल में जो लोगों को अब लोगों की जो बीमारियां पड़ जाती थी, बेचारे असहाय हो जाते थे, जिनको खाने के लिए नहीं रहता था, वो अपना इलाज क्या करवाएंगे। तो आज जो है सरकार के कारण जो लोगों का इलाज फ्री मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को। आज हमने देखा टीवी पे तो हमको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम जो असहाय व्यक्ति हैं, जो ऐसे जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो आज ये सरकार के इस फैसले से कम वो अस्पताल में जा करके अपना जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी करा सकेंगे। मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई, केंद्र सरकार द्वारा नई योजना बनाई गई है जिसमें से 70 साल के ऊपर वाले जो 70 साल के वृद्ध लोग हैं उन्हें 5 लाख का एक मेडिकल आय दी जा रही है, जो 5 लाख रुपए अपनी स्वास्थ्य में खर्चा कर सकते हैं। बढ़ती आयु के साथ लोग आज बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका आगे पीछे कोई ना होने की वजह से और उनको किसी चीज़ का अवगत ना होने की सरकार ने इस योजना निकाली है कि 5 लाख की आप धनराशि की आप अपनी स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। इस फैसले से हमें ये चीज़ें देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए गरीब परिवार जो होता है, अगर वो 70 साल का हो जाता है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और 70 साल के व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ बीमा सरकार का ये कदम उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। अभी केंद्रीय कमेटी का जो फैसला आया है उसमें 70 वर्ष से अधिक के जो आयु के लोग हैं उनमें से जो आयुष्मान कार्ड का लाभ में जो आय का जो क्राइटेरिया था वो समाप्त कर दिया है और उनको 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो सीधे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, कैबिनेट के बड़े फैसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर इंदु भूषण जो कि फाउंडर CEO हैं आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इंदु भूषण, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ शिशिर सिन्हा जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर इंदु भूषण, आपके साथ शुरुआत करना चाहें और सबसे बड़ी बात है कि आप इस कार्यक्रम से शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपने को अगर सच करने की बात कही जाए तो उसकी शुरुआत आपने की है। और अब इसमें जितना बड़ा पूरा एक नेटवर्क सेटअप करना पूरे देश में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, अब इसमें एक स्टेप फर्दर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है। किस तरह से इसको देखते हैं, कैसे ये जन जन तक पहुंचेगी योजना? धन्यवाद। आपका कहना बहुत सही है कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इससे
जो इस योजना का जो मूल सिद्धांत था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको कि इस कारण से वो चिकित्सा ना ले पाए कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो उसमें पहले चरण में प्रधानमंत्री जी ने जो 40% सबसे गरीब लोग थे उनको जोड़ा था। उसके बाद अब उन्होंने जब 70 साल के से अधिक लोगों को जोड़ा है, इसका कारण ये है कि जो 70 साल के अधिक के लोग हैं उनके पास अक्सर अपनी आय नहीं होती है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको चिकित्सा की आवश्यकता भी बहुत होती है, क्योंकि उनको जब उनकी बीमारियां भी काफ़ी ऐसी होती हैं जिसमें कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और उसमें काफ़ी व्यय होता है। उसके लिए जो ये योजना बनाई गई है, ये एक तरह से काफ़ी दूरगामी उसका प्रभाव होगा और काफ़ी इससे जो उसकी योजना का मूल भावना थी उसको काफ़ी आगे बढ़ोतरी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि जब आप 50 साल के अधिक होते हैं या 60 साल के अधिक होते हैं तो आपको कोई प्राइवेट इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो हैं उनको वो बुजुर्गों को बड़ी मुश्किल से इंश्योरेंस देते हैं, अगर देते भी हैं तो उसका प्रीमियम बहुत अधिक होता है। तो इस निर्णय से करीब 5-6 करोड़ लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और एज ए फाउंडिंग CEO ऑफ आयुष्मान भारत मुझको इस बात का बहुत गर्व है कि इस तरह का निर्णय लिया गया है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो इस पे एक बात को, इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं और शिशिर जी के पास जाएं, ये जो इसमें टॉपअप की बात कही जा रही है 5 लाख रुपए की, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इसको लेकर के शायद कुछ लोग इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस समय जो 65 करोड़ के आसपास, 65 करोड़ के आसपास लोग शामिल हैं जिनको कि आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उसमें से करीब 1.9 करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे लोग भी हैं जो कि 70 के ऊपर हैं। तो जो 70 साल के ऊपर हैं उनको तो हम सरकार ऑलरेडी कवरेज दे रही है आयुष्मान भारत का। तो उनके लिए ये है कि पहले जो कवरेज था वो 5 लाख पूरे परिवार के लिए था। अब उस 5 लाख पूरे परिवार में बाकी सदस्य भी थे, तो अब उन्होंने कहा कि आपको 5 लाख का स्वयं मिलेगा। ये 5 लाख का स्वयं मिलेगा, जो परिवार है उसका तो 5 लाख का अलग है, लेकिन आपका 5 लाख का ये दायरा है। और उस आपके अलावा जो बाकी परिवार में लोग हैं उनको 5 लाख का मिलेगा कवर। तो ये है इसका उद्देश्य। जी 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 जी, एक बात इसका अगर देखा जाए, जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस जो फैसला है, मैं सोशियो इकोनॉमिक इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी देखी हमारी कुछ रिपोर्ट्स चली और इस तरह से देश भर से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही कि तमाम बुजुर्ग, और ये बात शायद थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हो, लेकिन इस सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता कि जो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ख़ास तौर पर अगर थोड़ी मध्यम वर्ग के आय वर्ग के लोग हैं या कुछ इस तरह से हैं, तो कई बार उपेक्षित रहते हैं अपने परिवारों में। उनके पास, जैसा कि आपने कहा कि आय का स्वयं कोई स्रोत नहीं होता, तो उनके लिए संबल बनकर खड़ी हुई है सरकार। इसका ये एंगल किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इसमें सभी आय वर्ग को शामिल करना ये कितना दूरगामी निर्णय है? नहीं, आपने सही कहा कि देखिए, जो बुजुर्ग हैं हमारे पूजनीय हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी देखने को आया है कि जो पहले जो परिवार का स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब लोग शहरों में रह रहे हैं, तो जो परिवार की इकाइयां हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न हो रही हैं। पहले आज से 40 साल पहले देखें तो जॉइंट परिवार होते थे, उसमें बुजुर्ग भी रहते थे, बच्चे भी थे, और लेकिन अब क्योंकि लोग माइग्रेट करते हैं, लोग गांव से शहरों में जाते हैं, तो कई ऐसे घर भी रह गए हैं जहाँ पे कि बुजुर्ग ही रह गए हैं। और आप मेरा देखिए, मैं भी अब 60 के ऊपर हूँ, मेरे से दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं, तो हम तो अकेले ही रहते हैं। तो इस तरह के कई सारे परिवार हैं, और जहाँ पे रहते भी हैं साथ साथ, तो आपकी बात सही है कि हर एक जगह अलग अलग तरह के समीकरण होते हैं, लेकिन कई जगह बुजुर्गों को उपेक्षित भी करते हैं, क्योंकि उसमें देखिए ऐसा है कि पूरा परिवार है वो अपने बजट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका अलग अलग होता है, और अलग अलग परेशानियां होती हैं, और उसमें
कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोझ हैं, क्योंकि वो तो आपकी आय को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो इस तरह के बात होती है। लेकिन यहाँ पे जबकि परिवार को पता रहेगा कि जो इनकी बीमारियां हैं, जो इनका चिकित्सा का व्यय है, वो सरकार और शायद बुजुर्गियत में सबसे मेजर खर्च भी इन्हीं दवाओं का होता है। चिकित्सा का होगा तो अगर चिकित्सा का खर्चा सरकार उठाएगी तो जो परिवार है उनमें भी कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बोझ नहीं है, जो इनका व्यय है वो सरकार उठाएगी चिकित्सा का। तो इससे बाकी भी अच्छे इफेक्ट्स होंगे उसके। जी 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 हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात हम डॉक्टर इंदु भूषण से कह रहे थे और समझ रहे थे। दरअसल अगर ऐसे इसको समझा जाए कि जिनका कोई नहीं उसका सरकार, उसके लिए सरकार है। मैं थोड़ा सा शायद हो सकता है कि ज़्यादा इसमें एक स्टेप फर्दर हो गया हूँ कि जिसका कोई नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि कम से कम बुजुर्गों का हाथ थामने के लिए सरकार आई है। इसके बड़े सामाजिक प्रभाव भी हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका किस तरह से होगा, कैसे आप इसको देखते हैं? इस योजना को क्या विस्तार देंगे आप? निखिल, पहले कुछ शर्तों को भी समझना जरूरी है। पहली शर्त तो ये है कि अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना के लाभार्थी हैं तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास किसी निजी कंपनी का इंश्योरेंस है, जिसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, या आप अगर ईएसआई में हैं तो आप इसका अतिरिक्त फायदा ले सकते हैं। तो ये एक अंतर हमको समझना जरूरी है कि सरकारी योजना के लाभार्थी एक साथ दो योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर यानी कि सीजीएचएस, ईसीएचएस जैसी अगर कुछ योजनाएं हैं तो आपको विकल्प चुनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में, जो कि सीजीएचएस के नाम से जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है, वहां पर अगर आपके पास वो है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर इसमें शामिल होते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक ही लेना होगा। ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि 70 वर्ष के उम्र में यदि एक परिवार पहले ही कवर्ड है इसमें, और उसमें एक टॉपअप दिया जा सकता है जो अगर 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर किसी परिवार में इस योजना में शामिल नहीं है तो उनके लिए फ्रेश होगा। दूसरी बात यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि अगर एक परिवार में टॉपअप लिया गया 5 करोड़ का, तो उसमें बुजुर्ग के लिए सिर्फ 5 करोड़ है। ये नहीं कि वो 10 करोड़ का फायदा उठा पाएंगे। ये एक ध्यान में रखना जरूरी है। 5 लाख। इसीलिए जी आप जारी रखिए। जी हाँ, तो मैं इसलिए शर्तें सामने रख रहा हूं ताकि एक स्पष्टता आ जाए कि इस योजना के लाभार्थी किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक बिल्कुल ये सही बात है कि जब हम लोग कहते हैं ना कि सिल्वर एज में पहुंच जाते हैं, वैसे बाल मेरे भी सफेद हो चुके हैं, लेकिन अभी युवा हैं। जी अभी 70 पे तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन अगर आप सिल्वर एज में पहुंच जाते हैं, 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर संसाधन आपके पास बहुत ही सीमित होते हैं और वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर आप मेडिकल थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है और इस वजह से शिशिर सिन्हा जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हम दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। इस पूरे विषय पर, कैबिनेट के फैसलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम कैबिनेट के बड़े फैसलों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर इंदु भूषण, जो कि फाउंडर CEO हैं आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के, और शिशिर सिन्हा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आप अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से ये एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा इस योजना का। जी, जो मैं ये कहना चाह रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस 70 वर्ष या 60 वर्ष के उम्र या यूं कह लें 50 वर्ष से उम्र के लिए भी उनकी प्रीमियम बहुत हाई होती है। तो ऐसे में अगर आपको एक ऐसा विकल्प मिलता है जहां पर आपको 5 लाख रुपए बगैर किसी खर्च के और बगैर किसी आय की सीमा के मिल रहा है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी छोड़ सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं।
तो वो आपके लिए फायदा होता है। और चूंकि संसाधन बुजुर्गों के पास बहुत ही सीमित होता है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना के सामाजिक और आर्थिक जो फायदे हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप शर्तों को ध्यान में रखिए, तुलनात्मक अध्ययन अगर करेंगे तो प्राइवेट इंश्योरेंस से कहीं ज्यादा लाभ इस तरह की योजना में मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर कई ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बात डॉक्टर इंदु भूषण आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि जो निजी अस्पताल हैं वो उस तरह से उस बेहतर तरीके से केटर नहीं करते हैं। ये नेटवर्क निश्चित तौर पर सरकारी और निजी अस्पतालों का एक बड़ा बनाया गया है, लेकिन इसमें चैलेंजेस किस तरह से फेस कर सकते हैं? क्या कुछ चैलेंजेस होंगे जब तकरीबन 6 करोड़ लोग अतिरिक्त इसमें जुड़ जाएंगे? 4.5 करोड़ परिवारों का आंकड़ा है इसमें। देखिए, ऐसा है कि इस समय आयुष्मान भारत के साथ करीब 30,000 अस्पताल जुड़े हुए हैं जी। और 30,000 में से करीब 14,000 अस्पताल जो हैं वो प्राइवेट हैं। और अगर आप देखें कि कौन से अस्पताल हैं जो कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जहाँ तक टर्शरी केयर का सवाल है, जो कि बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उसमें अधिकतर जो इलाज है वो प्राइवेट अस्पताल ही दे रहे हैं। तो इस बात को कहना उचित नहीं होगा कि प्राइवेट अस्पताल इस योजना में पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। ये बात जरूर है कि इसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। और आपका जो कहना है कि जैसे जैसे हम लोग आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से हमको अस्पतालों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा लोगों को चिकित्सा देने की आवश्यकता होगी। और उसके लिए आई थिंक सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और नए अस्पतालों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। और साथ में जो हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो निवेश है, निजी अस्पतालों का निवेश जो है, उसको भी बढ़ाने की, उसको प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। जी, निश्चित तौर पर। शिशिर जी, कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिनकी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी उनकी चर्चा कर लें। असल में ये इतना बड़ा फैसला था, इतने सारे लोगों को लाभ पहुंचाने वाला था कि ये थोड़ा ओवर शैडो करता है। PM E-ड्राइव स्कीम को मंजूरी मिली है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, 2030 तक जो जीवाश्म आधारित ईंधन है, जिसको हम लोग पेट्रोल डीजल के नाम से जानते हैं, उसकी खपत को कम करना है और उसकी जगह पर जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देना है। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप ईंधन के साथ साथ अगर आप वाहनों के लिए भी नई योजना करते हैं, आपको याद होगा कि फेम 1 और फेम 2 और उसके बाद एक EMPS, ये 3 योजनाएं लाई गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। अब ये जो नई योजना है PM E-ड्राइव, इसमें एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें कार शामिल नहीं है, लेकिन इसके अलावा दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, बस, ट्रक और सबसे बड़ी चीज है एम्बुलेंस को पहली बार शामिल किया गया है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो एम्बुलेंस को लाने के पीछे एक बड़ी वजह वो भी है कि उनका जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो और उस पे जो रखरखाव का खर्च आता है वो कम आए। देखिए, ई व्हीकल के साथ एक अच्छी चीज ये भी होती है कि उसके रखरखाव में अगर आप फोसिल फ्यूल अगर आप देखेंगे, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी उनके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, हालांकि उसकी लागत, शुरुआती लागत ज्यादा होती है। तो शुरुआती लागत को कम करने का एक सरल तरीका यह है कि आप कैसे उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात इस योजना की है। दूसरा, योजना में एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है वो है वाउचर स्कीम। पहले क्या होता था कि एक कंपनी को जो है वो सीधे उनको एक तरीके से सब्सिडी अमाउंट देने की बात होती थी। अब क्या है कि वाउचर का एक सिस्टम लाया गया है जिससे कि सही से ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाकई में किसी को ये वाहन बेचे गए हैं और उस बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों, माफ कीजिएगा, विक्रेता और खरीदार दोनों के उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ही वो सब्सिडी की अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगी। तीसरा, इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जो करीबन देश में अलग अलग हिस्सों में चार्जिंग साइट्स हैं, उसके लिए 100% का जो है वो सब्सिडी देने की बात है। तो ये एक पहल जो है वो 2030 के फोसिल फ्यूल ईंधन को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश में ई व्हीकल का कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए लाया गया। जी, एक और महत्वपूर्ण फैसला, मिशन मौसम के लिए बड़ा बजट दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मौसम के लिए सबसे ज्यादा चिंता और चर्चा क्या होती है कि मौसम विभाग ने जिस दिन कहा बरसात होगी उस दिन बरसात नहीं होती है। तो एक्यूरेसी को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अब जो नया जो ये कैबिनेट का फैसला है, इसमें कोशिश ये है कि किस तरीके से उसको वैज्ञानिक तौर पर और किस तरीके से अत्याधुनिक मशीनें, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिससे मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सके। देखिए,
प्राकृतिक बहुत सारी चीजों की सही सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मौसम को लेकर के ज्यादातर अगर जो बरसात की बात करें या गर्मी की बात करें या जाड़े की बात करें, उस मामले में अगर भविष्यवाणी सटीक हो तो इसका फायदा एक आम व्यक्ति को छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा उसका फायदा क्या होता है कि कृषि है या बहुत तरह के दूसरे जो आर्थिक गतिविधियां उनके लिए भी जरूरी होता है। तो ये प्रोजेक्ट मिशन जो है, जो 2000 करोड़ रुपए की लागत से जिसकी मंजूरी दी गई है, उससे लगता है कि भविष्यवाणी काफी हद तक सटीक हो पाएगी। जी, चलते चलते एक प्रश्न मैं डॉक्टर इंदु भूषण से पूछूंगा, और वो आयुष्मान भारत से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। ये हम जब कहते हैं कि जो हमारी देश की सड़कें हैं वो एक तरह से लाइफलाइन की तरह काम करती हैं, और जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगले चरण की बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि जो रिमोटेस्ट विलेजेस हैं उनको उन सड़कों से जोड़ा जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट तक लाने के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम उन बुजुर्गों की बात करते हैं जिनको अस्पताल तक लाना हो, एम्बुलेंसेज रन कर सकें, ऐसे में ग्राम सड़क योजना आपको लगता है कि कितना फ़ायदेमंद होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, जब तक सड़क नहीं होगी तब तक ना तो आप कोई आर्थिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ना ही जो आपके सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, तो आपकी गर्भवती महिला हैं, उनको अगर आपको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना है, जो बुजुर्ग हैं उनको अस्पताल ले जाना है, तो बिना सड़क के नहीं होगा। तो जो सड़क है वो एक तरह से लाइफलाइन है हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की, और उस पर तो एक केंद्रित रूप से काम करने की आवश्यकता है। पिछली अगर हम जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको देखने के लिए हमारी नीति होनी चाहिए, तो इसमें जो हमारे दूरगामी दूर मेरे जो हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, उनको जोड़ना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमारा बजट जाना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर अब मेरे जहन में आया कि जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की, ये कहते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक, आखिरी बुजुर्ग तक दवाएं पहुंचनी चाहिए, उसको इलाज पहुंचना चाहिए, तो अच्छी सड़कें होंगी तो वो अस्पताल तक बहुत आसानी से पहुंच सकेगा। निश्चित तौर पर बहुत ये एक दूरगामी परिणाम वाली योजना है। बहुत शुक्रिया। यहाँ इस कार्यक्रम को अंत करेंगे, और आप दोनों लोगों का, डॉक्टर इंदु भूषण आपका और शिशिर सिन्हा आपका, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट के बड़े फैसले से जुड़ा हुआ हमारा ये कार्यक्रम, बस इसमें इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।